हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू 24 वानी एजुकेशन। आज का जो हमारा सिंपल सा टॉपिक है वो है डिटेल ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर यानी केपी फाइंड आउट करते हैं, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन केसी फाइंड आउट करते हैं। रिएक्शन में हम एक बार दोबारा चेक करके बताते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए केपी या केसी की वैल्यू को किस टाइप से फाइंड आउट किया जाएगा। देखिए, हमारे पास एक इक्वेशन है H2 गैस प्लस I2 गैस इक्विलिब्रियम 2HI गैस। इस इक्वेशन के लिए हमें केपी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और केसी की वैल्यू को। केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लिखा कैसे जाएगा? न्यूमरेटर के अंदर प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर के अंदर रिएक्टेंट, और जो उनके कोफिशिएंट है वो इनकी पावर। हमारे पास प्रोडक्ट क्या है? HI। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये हम कंसंट्रेशन के लिए यूज करते हैं। तो प्रोडक्ट HI की कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट क्या है? हाइड्रोजन और आयोडीन। हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर के अंदर, और जो इनके कोफिशिएंट है वो इनकी पावर बन जाएंगे। इसका कोफिशिएंट 2 है HI की, तो इसकी पावर 2। इसका कोफिशिएंट 1 है हाइड्रोजन का, तो 1, आयोडीन का 1 है तो 1। तो ये इनका Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन हमने लिखा। Kp कैसे लिखा जाएगा? अब अगर हम Kp की वैल्यू को लिखें तो वो किस टाइप से लिखी जाएगी? देखिए, इसमें प्रेशर आ जाएगा, प्रोडक्ट का प्रेशर ऊपर, रिएक्टेंट का प्रेशर नीचे, जो कोफिशिएंट है वो पावर बन जाएंगे। तो प्रेशर ऑफ HI न्यूमरेटर में, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा प्रेशर ऑफ दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है हमारे पास? आयोडीन। ठीक है, अब जो इनके कोफिशिएंट है वो इनके पावर। HI का कोफिशिएंट 2 है तो इसके प्रेशर की पावर 2, इसका 1 है, इसका 1 है, तो इनके पावर प्रेशर की पावर 1 और ये 1। ये हमने इस इक्वेशन के लिए Kc भी लिखा और Kp भी लिखा। ठीक है, यानी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन के लिए बहुत इजीली निकाल सकते हैं। पर अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो पहला हमने फैक्ट डिस्कस करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड टेम्परेचर का रिलेशन। पहला हमने डिस्कस करना है रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। जब हम के लिखते हैं तो इसके अंदर दोनों ही कांस्टेंट आ जाएंगे, के पी भी आ जाएगा और के सी भी आ जाएगा। रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एंड टेम्परेचर टी, इनमें क्या रिलेशन है? देखो, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है। कब तक? जब तक उसमें टेम्परेचर फिक्स है। एक फिक्स टेम्परेचर पर एक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहेगी। बात हम लिख भी देते हैं। फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, किसी एक मेन रिएक्शन या किसी भी रिएक्शन के लिए, फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन वैल्यू ऑफ के, अब के क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ के इज कांस्टेंट कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब तक उसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा। अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी। बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग टेम्परेचर वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के गेट चेंज। के की वैल्यू कब चेंज होगी? जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे। अब ये किस टाइप से चेंज होगी? उनका एक रिलेशन है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय वांट हॉफ इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो हमारे पास वांट हॉफ इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है विच गिव रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एंड टेम्परेचर टी। ठीक है, ये इक्वेशन किसके लिए है? इट गिव रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एंड टेम्परेचर
टी, इनके रिलेशन को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, इक्वेशन देखिए क्या है, log K2 बाय K1 माइनस डेल्टा H 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। देखिए ये जो इक्वेशन है इसकी डेरिवेशन है +2 केमिकल काइनेटिक के अंदर। ठीक है, अभी यहाँ हमें सिर्फ इस डायरेक्ट इक्वेशन को देखना और इसके जो डेरिवेशन है +2 केमिकल काइनेटिक रेट ऑफ रिएक्शन चैप्टर के अंदर है। 1 के अंदर सिर्फ ये इक्वेशन भी इतना यूजफुल नहीं है, सिर्फ हमें ये बताने के लिए कि इनका रिलेशन क्या है, इसलिए हमने इसको यूज़ किया है। अब यहाँ देखिए क्या है, हेयर K1 इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यह K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एट टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T1 पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, और K2 क्या है, K2 इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2, यानी टेम्परेचर को T1 से T2 चेंज किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 से K2 चेंज हो जाएगा। डेल्टा H है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन में कितनी हीट यूज हो रही है, डेल्टा H इज एंथैल्पी या हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देखो इस इक्वेशन के हिसाब से हमें थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, पर ये सिर्फ एक हमने इक्वेशन यूज की है जो सिर्फ ये बता रही है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K और T का टेम्परेचर का रिलेशन क्या है। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं कि कैसे टेम्परेचर को बढ़ाने से या घटाने से K की वैल्यू पर इफेक्ट होगा। ठीक है, ये तो सिर्फ एक इक्वेशन थी, यूज़ है इस इक्वेशन का +2 के अंदर केमिस्ट्री के अंदर, पर अब यहाँ हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो हमारे पास दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड सेकंड इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन मालूम है हमें इजीली, थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी गेट इवोल्व, रिलीज होती है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। जिस रिएक्शन में हीट और एनर्जी रिलीज होगी, इवोल्व होगी, वो एक्सोथर्मिक, और जिसमें हीट और एनर्जी एब्जॉर्ब हो, गेन हो, वो एंडोथर्मिक। ठीक है, हमने थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट के अंदर एक डिटेल की थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर बेटर एट लो टेम्परेचर। ठीक है, ये हमने एक स्पेशल डिस्कशन की हुई है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर, थर्मोडायनेमिक से हमने पिकअप की है ये बात, बेटर एट लो टेम्परेचर, फिक्स बात है एक्सोथर्मिक चैप्टर के अंदर, थर्मोडायनेमिक चैप्टर के अंदर है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर बेटर एट लो टेम्परेचर एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन आर बेटर एट हाई टेम्परेचर। अब सिर्फ इस बात का यूज कर लेंगे हम थर्मोडायनेमिक की। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर अब इस पर कैसे इफेक्ट देंगे हम, टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर अगर हम टेम्परेचर को हाई करेंगे, मान लीजिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसके अंदर हमने क्या किया, टेम्परेचर हाई कर दिया। टेम्परेचर हाई करने से क्या ये रिएक्शन बेटर होगी, एक्सोथर्मिक तो लो टेम्परेचर पर बेटर होती थी, हमने हाई कर दिया, यानी एक रिएक्शन को बेटर कंडीशन में नहीं लेकर गए, बेटर कंडीशन में नहीं लेकर गए तो K की वैल्यू डिक्रीज होने लग जाएगी। K एक रिएक्शन की स्पीड को भी इंडिकेट करता है। अगर हमने हाई टेम्परेचर किया तो इसका मतलब, दोबारा से समझते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पर बेटर होती है, यानी लो टेम्परेचर पर बहुत स्पीड से होंगी, बहुत अच्छी तरह से होंगी, लो टेम्परेचर पर एक्सोथर्मिक, और हमने टेम्परेचर हाई कर दिया तो क्या वो बेटर तरीके से होंगी, अच्छे तरीके से होंगी, नहीं होंगी। तो इस केस में वैल्यू ऑफ K गेट डिक्रीज, K की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर हाई करते हो तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट जाएगा, पॉइंट है। ठीक है, एंडोथर्मिक के लिए रिवर्स हो जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर अगर हम हाई टेम्परेचर करते हैं तो उसके K पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर बेटर होती है और हमने हाई ही कर दिया तो वो बेटर हो जाएंगी और बढ़िया होने लग जाएंगी, स्पीड से होने लग जाएंगी। तो इस केस में K गेट इंक्रीज,
ठीक है, इनका लॉजिक ध्यान रख लीजिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर हाई किया तो के डिक्रीज हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर हाई किया तो के इंक्रीज हो जाएगा। ये एक्सो एंडो के अकॉर्डिंग के की वैल्यू टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि हर रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से के इंक्रीज हुआ। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उनमें अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो के की वैल्यू इंक्रीज होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये पहला रिलेशन था हमारे पास, पहला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एंड टेम्परेचर टी। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि के अकॉर्डिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग के की वैल्यू पर क्या इफेक्ट होगा, तो आप डायरेक्ट नहीं कह सकते कि इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, वो डिपेंड करेगा कि रिएक्शन की टाइप क्या है, वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, फिर हम ये बताएंगे कि वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। देखो सेकंड पॉइंट में हम लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। इसकी कैलकुलेशन किस टाइप से करेंगे? ठीक है, देखिए के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी आती है, प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, जो कोएफिशिएंट है वो पावर। पर इसके अंदर एक स्पेशल चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी आप के की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड, अगर कहीं भी प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड आ जाए तो उसकी कंसंट्रेशन को आपने यूनिटी 1 पुट करना है। इससे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी, गैस को नहीं पुट करना। कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड, देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो दिस इज द कंसंट्रेशन किस किस की, प्योर सॉलिड की या प्योर लिक्विड की, हम कितनी लेंगे, यूनिटी 1, ध्यान रखिएगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने कहा अपनी एक मेन इक्वेशन N2 प्लस 3H2, इक्विलिब्रियम का साइन यूज़ करेंगे, डबल हेडेड एरो, 2NH3, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये N2 भी गैस है, अभी तो सारे ही गैस है। ठीक है, तो इसका KC सिंपल कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, कोफिशिएंट इसका 2 है तो पावर 2, इसका 1 है तो पावर 1, इसका 3 है तो पावर 3। ठीक है, ये हो गए। अभी ये सभी गैसेस थी तो हमने एज इट इज़ इनको यूज़ कर लिया। Kp भी लिख सकते हैं, इसका Kp कैसे लिखा जाएगा, अमोनिया का प्रेशर ऊपर, प्रेशर ऑफ अमोनिया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये मल्टीप्लाई में होता है, ध्यान रखिएगा, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, अमोनिया का ऑप्शन 2 तो इसके प्रेशर की पावर 2, नाइट्रोजन 1 है तो नाइट्रोजन के प्रेशर की पावर 1, हाइड्रोजन 3 है तो हाइड्रोजन के प्रेशर की पावर 3, ये आ गया। ठीक है, अभी हमने ये एक सिंपल सी इक्वेशन दी जिसमें सारे ही गैस रिएजेंट थे, ये भी गैस, रिएक्टेंट भी गैस है, प्रोडक्ट भी गैस है, पर अब ऐसा यूज़ करते हैं जिसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में सॉलिड या लिक्विड आ जाए। देखिए ये हमने यूज़ किया कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक अलग एग्जांपल हो गया। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, इक्विलिब्रियम का साइन दिया, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है और कार्बन डाइऑक्साइड बट इसके अंदर गैस है, इसके अंदर सिर्फ एक गैस है। तो अब अगर मैंने इसका Kp या Kc लिखना तो कैसे लिखेंगे, देखो इसका Kc वैसे एज पर रूल तो क्या लिखा जाएगा, CaO CO2, प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टेंट क्या है CaCO3, ऐसे लिखा जाएगा। सभी का कोफिशिएंट 1 1 है तो इन सब की पावर कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। बट अब इसके अंदर पॉइंट आएगा, देखिए इसका जो Kc है इसके अंदर ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, सॉलिड की कंसंट्रेशन 1, प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन 1। हाँ, यहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉलिड है और सॉलिड की कंसंट्रेशन को 1 मान सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन का जो Kc होगा वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, CO2 की कंसंट्रेशन पे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, क्योंकि यहाँ ये CaO भी क्या है, सॉलिड है, और CaCO3 भी क्या है, सॉलिड है, ये दोनों 1 हो जाएंगे तो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 पे।
यही बात Kp पर भी लगेगी। देखिए अब ये बात कॉमन है, प्रेशर किसका होगा? प्रेशर तो सिर्फ गैस का हम कंसिडर करेंगे, सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर नहीं, उनकी डेंसिटी या कंसंट्रेशन कंसिडर करेंगे। अब इसी का Kp किसके बराबर लिखा जाएगा? अगेन प्रेशर ऑफ CaO मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ऑफ CO2 प्रोडक्ट ऊपर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। पर ये भी सॉलिड है, सॉलिड का प्रेशर काउंट नहीं होगा, सॉलिड का प्रेशर काउंट नहीं होगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ सॉलिड या लिक्विड इज आल्सो टेकन एज यूनिटी। ये पी प्रेशर है, ये भी ऐड कर लीजिएगा, इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, तो इसका के पी किसके बराबर आ जाएगा? सिर्फ प्रेशर ऑफ CO2। बस सॉलिड या लिक्विड की जगह हम क्या पुट कर देंगे? यूनिटी। ठीक है, तो इस टाइप से हम किसी का भी के पी या के सी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं अब आपको एक इक्वेशन देता हूँ, आप मुझे इस इक्वेशन का के पी और के सी फाइनल लिख के दिखाइए। इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखना, concentration of pure solid or liquid is taken as unity and pressure of solid and liquid is taken as also unity। देखिए हमने एक इक्वेशन दी, H2O liquid with equilibrium H2O गैस यानी वेपर। ठीक है, मुझे आप इसके के पी की वैल्यू और के सी की वैल्यू लिख के दिखाइए। ठीक है, चेक कीजिए इसका के पी कैसे लिखा जाएगा और के सी, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, के पी एज पर रूल कंसंट्रेशन ऑफ H2O गैस जो प्रोडक्ट है ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ H2O लिक्विड जो नीचे है, जो रिएक्टेंट है वो नीचे। इन दोनों का पावर कितनी आ जाएगी? इसका भी कोएफिशिएंट 1 है तो पावर 1, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है तो पावर 1। बट अगेन यहाँ ये H2O लिक्विड आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड टेकन एज 1। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ क्या रह जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H2O गैस उसकी पावर 1। यानी इस केस में Kp की वैल्यू अगर निकालनी है तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर देख लीजिए H2O गैस, वो उसी के बराबर होगी। ठीक, ओहो ये तो उल्टा हो गया, ये Kp था, इसको उल्टा कर देते हूँ, ये Kc ये Kp। C में कंसंट्रेशन यूज़ करना है, P में प्रेशर यूज़ करना है। अब Kp में इसका प्रेशर डिवाइडेड बाय इसका प्रेशर, प्रेशर ऑफ H2O गैस डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ H2O लिक्विड, ये आएगा। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कोएफिशिएंट दोनों के 1 1 है तो इनके प्रेशर की पावर 1 1 हो जाएगी। बट लिक्विड का प्रेशर आल्सो टेकन एज 1, तो ये किसके बराबर रह जाएगा? सिर्फ प्रेशर ऑफ H2O गैस। Kc कंसंट्रेशन ऑफ H2O गैस, Kp प्रेशर ऑफ H2O गैस। सॉलिड और लिक्विड अगर आ जाए तो उनकी जगह हम क्या पुट करेंगे? यूनिटी। ठीक है, चलिए ये हमारे पास एक सिंपल सी कैलकुलेशन हुई Kp और Kc की। इसके बाद थर्ड जो पॉइंट आएगा उनका यूनिट ऑफ K, K के यूनिट, यूनिट ऑफ K, K के यूनिट, K के हम यूनिट कैसे निकाल लेंगे? ठीक है, देखिए K के यूनिट फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर। यूनिट ऑफ K इज नॉट डेफिनेट, वो डेफिनेट नहीं है। किस पर डिपेंड कर रहे हैं? डिपेंड अपॉन number of moles of reactant and number of moles of product। NR is the number of moles of reactant, NP is the number of moles of product। कैसे? सिंपल है, देखिए वैसे हम क्या यूज़ करते हैं इसके अंदर, ये स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन मोलैरिटी ये यूज़ करते हैं। कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो इसके यूनिट हो जाते हैं मोल्स पर लीटर। अगर कंसंट्रेशन है तो उसका यूनिट मोल्स, एन नंबर ऑफ मोल्स है तो मोल, वॉल्यूम लीटर में, ऊपर जाकर पर लीटर। अगर कंसंट्रेशन है तो मोल्स पर लीटर। पर अगर प्रेशर है तो या तो उसे आप ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लोगे या उसका यूनिट लोगे बार। ये चीज़ ध्यान रखना, कंसंट्रेशन है तो मोल्स पर लीटर यूनिट लोगे, प्रेशर है या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM में लोगे या बार में लोगे। अब इसके अकॉर्डिंग हम इनके यूनिट बनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर, प्रेशर है तो ATM या बार, ये नोट कर लीजिएगा। अब अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग,
पहले हम इसी रिएक्शन के लिए निकालते हैं N2 गैस प्लस 3H2 गैस इक्विलिब्रियम 2NH3 गैस। अब इसके फिक्स नहीं है, दो रिएक्शन करते हैं, एक तो हमने ये रिएक्शन लिख दी और एक हमने ये रिएक्शन लिखी H2 गैस प्लस I2 गैस इक्विलिब्रियम 2HI गैस। एक ये लिखी, दोनों के लिए Kp और Kc की यूनिट लिखते हैं। Kc देखो, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया पावर कितनी 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पावर कितनी 1, कोएफिशिएंट 1 है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पावर 3। अब इनके यूनिट देखो, ये कंसंट्रेशन है, सीधा ही हम लिख देते हैं, यहाँ तो आ गई कंसंट्रेशन की पावर 2, यूनिट लिख रहे हैं हम सिर्फ हम ये, यहाँ कंसंट्रेशन की पावर 1, यहाँ कंसंट्रेशन पावर, यहाँ कंसंट्रेशन की पावर 3, कंसंट्रेशन की पावर 3, टोटल ये कितना हो गया। देखो ऊपर तो रह गया कंसंट्रेशन की पावर 2, नीचे बेस बराबर हो तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये बन गया कंसंट्रेशन की पावर 4। अब ये कंसंट्रेशन की पावर 2, इस 4 में से 2 कैंसिल कर देगी तो बच कितना जाएगा 2, तो ये बच जाएगा 1 बाय कंसंट्रेशन की पावर 2, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं कंसंट्रेशन की पावर -2, ठीक है, हमने लिख दिया कंसंट्रेशन की पावर -2 और कंसंट्रेशन क्या होगा मोल्स पर लीटर की पावर -2, ठीक है। कंसंट्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं मोल्स पर लीटर, -2 तो था ही, ठीक है। तो अब फाइनल यूनिट हमारा क्या बना मोल -2 लीटर स्क्वायर, -2 इसको -2 कर देगा, -2 इस -1 को प्लस कर देगा, तो इट इज मोल -2 लीटर स्क्वायर। अब ये इस रिएक्शन के लिए के यूनिट बने, तो वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहे हैं, जितने ये कोफिशिएंट है मोल हैं, इसके 2 मोल हैं, इसके 3 और 1 4 है, तो 2 किया, ये 1 किया, 3 किया, तो ओवरऑल कितने बच गए -2। अब इस रिएक्शन के लिए देखते हैं हम, ठीक है, इसका देख लिया हमने। अब इस रिएक्शन के लिए हम यूनिट देखते हैं, इसका Kc HI इसकी पावर 2, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की पावर 1 और आयोडीन की कंसंट्रेशन की पावर 1, यही है, ठीक है। तो ये हो गया कंसंट्रेशन की पावर 2। अभी यूनिट देख रहे हैं, ये कंसंट्रेशन का स्क्वायर है ना, और ये कंसंट्रेशन का 1 और ये भी 1, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन की पावर 1, कंसंट्रेशन की पावर 1, तो ये ऊपर भी कंसंट्रेशन की पावर 2, नीचे बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ भी कंसंट्रेशन की पावर 2 कैंसल आउट हो जाएंगे, तो इसके कोई भी यूनिट नहीं होंगे। इस केस में के कोई यूनिट नहीं, के की सिर्फ वैल्यू होगी 4, 5, 10, 20, 800, सिर्फ के की वैल्यू होगी Kc की। इसी टाइप से अगर प्रेशर हुआ तो वह हम ATM यूज़ करेंगे या बार यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये थे के यूनिट। के यूनिट फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करेंगे कि रिएक्शन में रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, उस पर डिपेंड करेंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं, बस आएंगे वो मोल्स पर लीटर, ATM या बार के टर्म में, ठीक है। एक और हम यूनिट करते हैं ताकि थोड़े बात और भी क्लियर हो जाए। जैसे हमने ये इक्वेशन ली PCl5 गैस, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, इसके लिए Kp के यूनिट। अब Kp करते हैं, Kp में प्रेशर लेना पड़ेगा, तो प्रेशर ऑफ PCl3 ऊपर इनटू प्रेशर ऑफ क्लोरीन ऊपर, ये दोनों प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ऊपर आएंगे, रिएक्टर नीचे आएगा, प्रेशर ऑफ PCl5 नीचे, ठीक है। सभी का कोएफिशिएंट 1 है तो ये भी 1 1 1, तो सभी की पावर 1। अब इधर प्रेशर PCl3 का, चाहे कोई भी प्रेशर हो, या तो आप उसे ATM में लोगे या बाहर में लोगे, हम ATM में ले लेते हैं, तो यानी यहाँ भी प्रेशर की पावर 1 रहेगी और यहाँ भी प्रेशर की पावर 1 बन रहेगी। देखो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पर प्रेशर है तो ATM यूनिट लगेगा, ये भी प्रेशर है तो ATM भी लगेगा।
नीचे भी क्या है प्रेशर पीसीएल का, तो ये भी एटीएम में लगे तो इसकी भी पावर 1 है। 1 पावर से 1 पावर कैंसिल होगी तो प्रेशर की पावर 1 रहेगी। अब इस प्रेशर को अगर आप एटीएम में लिखते हो तो ये एटीएम पावर 1, या अगर बार में लिखते हो तो ये बार पावर 1, इसका यूनिट ये लगेगा। ठीक है, डिपेंड कर रहा है ना कि रिएक्टेंट कितने और प्रोडक्ट कितने। कैंसल आउट होने के बाद जो बचेगा उससे हमने यूनिट निकाल देंगे। समझ गए बात है? ठीक है, ये था हमारे पास 3 मेन पॉइंट हमने डिस्कस किए। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी ही ले लीजिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एंड कंसंट्रेशन कोशेंट। कंसंट्रेशन कोशेंट, इसको हम दिखाते हैं क्यू से। इनमें क्या रिलेशन और ये क्या चीज है? कंसंट्रेशन कोशेंट कहो या रिएक्शन कोशेंट कहो, वो एक ही बात है। उन दोनों को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या चीज है और कंसंट्रेशन कोशेंट क्यू या रिएक्शन कोशेंट क्यू क्या चीज है सिंपल सा पॉइंट है। देखिए, हमने कहा एक रिएक्शन में ए एक रिएक्टेंट है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? बी में कन्वर्ट हो रहा है, और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। देखिए, जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुई थी तब तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं थी, कुछ देर के बाद ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया। ठीक है, एक रिएक्शन ए बी कैसे स्टार्ट हुई? हमने कहा 1A किस में कन्वर्ट होता है? 1B में। ठीक है, ये हमने एक्सटेंडेड बात दी। अभी जब ज़ीरो टाइम है, अभी हमने रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं की, सिर्फ 100A रखे थे, तो अभी 0B, अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं किया, सिर्फ रिएक्टेंट लिए। अब हमने रिएक्शन स्टार्ट कर दी, 10 सेकंड के बाद हम क्या देखते हैं? टाइम इज आवर इन सेकंड। यहाँ हमारे पास 90A है और ये 10B, क्योंकि 1A 1B में कन्वर्ट होता है। 10A कम हुए तो 10B बन गए। ठीक है, अभी B की कुछ अमाउंट आई है, यानी B इतने स्ट्रेंथन नहीं है, इतनी इनके पास पावर नहीं है कि ये खुद भी आपस में रिएक्ट करके वापस A में कन्वर्ट हो जाए। और चलते हैं, 20 सेकंड के बाद हम क्या देखते हैं? ये 80A है और ये क्या बन गए? 20B। इसी टाइप से जैसे जैसे टाइम कंज्यूम हो रहा है, रिएक्टेंट किसके अंदर कन्वर्ट होते जा रहे हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ये स्टेज कहीं भी मेंटेन हो सकती है, मान लो 60-40, 50-50, 70, कहीं भी हम यहाँ मेंटेन करते हैं एक बार। ठीक है, अब 0B प्रोडक्ट था ही नहीं, 10B में कुछ प्रोडक्ट आए, 20B में कुछ हो रहा है, 30B में कुछ और ज़्यादा। अब ये 30B, ये इनकी अमाउंट इतनी सफिशेंट है कि ये वापस रिएक्शन करके किसके अंदर कन्वर्ट होने लग गए? 70, यानी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लग गए। अब जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है उतना ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में जा रहा है, तो ये स्टेज कौन सी आ गई? इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। ठीक है, कहीं भी बन सकता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इक्विलिब्रियम कहीं भी बन सकता है, जहाँ रिएक्शन बैलेंस हो रही हो वहाँ इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकता है। अब क्या होगा कि टाइम कंज्यूम होता जाएगा। टाइम अगर हम 40 सेकंड करें तो भी क्या होगा? 70A 30B, क्योंकि अब इनके बीच में क्या बन चुका है? इक्विलिब्रियम बन चुका है। अब यहाँ टाइम कंज्यूम होता रहेगा, रिएक्शन चलती जाएगी, पर इनकी कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कलर, वॉल्यूम, इनके अंदर चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम सर्टेन मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कलर, ये कॉन्स्टेंट हो जाती है। यही इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है। ठीक है, इससे पहले इक्विलिब्रियम नहीं बना था, पर यहाँ इस कंडीशन के बाद क्या हो गया? इक्विलिब्रियम बन गया। नहीं, ये स्टेज कौन सी है? इक्विलिब्रियम की है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये ए बी में जा रहा है, इसका के कैसे लिखा जाएगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट बी है, रिएक्टेंट हमारा ए है, कोफिशिएंट 1 है, तो ये के लिखा गया। मैंने कहा इसी का ही मैं क्यू लिखता हूँ, कंसंट्रेशन क्यू। क्यू भी सेम लिखा जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे, और जो इनके कोफिशिएंट है वो इनकी पावर। अब के और क्यू में फिर फर्क क्या हुआ? ये तो सेम ही चीज़ लग रही है, फर्क है। देखिए फर्क ये है कि जब आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करोगे इक्विलिब्रियम स्टेज पर, तब तो वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के।
और किसी भी स्टेज पर कर दो, एनी स्टेज, तब है वो कंसंट्रेशन कोशेंट क्यू। मतलब कि अगर आप इस कंडीशन पर, ये इक्विलिब्रियम बना हुआ ना यहाँ, इस पर b बाय ए करोगे, 30/70 करोगे, तब तो वो k काउंट होगा, इस पर भी k काउंट होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम है। पर यहाँ b बाय ए कर दो 2080 पर, यहाँ b बाय ए कर दो 1090 पर, तब ये क्या काउंट होगा, q। किसी भी कंडीशन में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करो वो q है, पर इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करो तो वो k है। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, यदि आपने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज पर लगाया है तो वो क्यू है, पर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम किसी भी स्टेज पर लगाया तो वो उल्टा कर दिया। 3 कट मारने पड़ेंगे। इसका मतलब यदि आपने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज पर लगाया है तो वो के है, पर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम आपने किसी भी स्टेज पर लगाया तो वो क्यू है। क्योंकि देखो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट पावर इक्वल टू देयर कोएफिशिएंट, ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करना, इधर भी प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, इधर भी प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, पर ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम स्टेज पर किया तो के है, ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम किसी भी स्टेज पर किया तो वो क्या हुआ, यानी इस स्टेज पर b बाय ए, इस स्टेज पर b बाय ए, इस स्टेज पर b बाय ए, ये क्यू काउंट करेगा और ये क्या काउंट करेगा, के, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। क्यू और के सेम ही चीज है, b बाय ए प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट अगर इक्विलिब्रियम स्टेज पर है तो वो के है, किसी भी स्टेज पर है तो वो क्यू है। तो क्यू क्या चीज हुआ, इफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम apply at any stage then it represent Q, तब ये Q को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और K क्या है, if law of chemical equilibrium apply at equilibrium stage then it represent K। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट अब हम देखते हैं। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि एक रिएक्शन किस डायरेक्शन के अंदर टेक प्लेस करेगी, यानी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ज़्यादा टेक प्लेस करेगी या बैकवर्ड के अंदर टेक प्लेस करेगी। चलो समझते हैं इस बात को। देखिए न्यूमेरिकल भी करेंगे हम इसके बेसिक्स पर पहले इसके पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, देखिए हम क्यू की वैल्यू से इसको समझते हैं। क्यू की 3 वैल्यूज हो सकती हैं, क्यू कैन बी इक्वल टू के, क्यू ग्रेटर देन के हो सकता है, क्यू लेस देन के हो सकता है, क्यू इक्वल टू के हो सकता है। ठीक है, ये हमने बात डिस्कस की। अब इधर के क्या है, वो भी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है, और क्यू भी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है। पर ये कौन सी स्टेज पर, ये इक्विलिब्रियम पर है और ये एनी स्टेज पर। देखो इक्विलिब्रियम क्या है, एक मेटास्टेबल स्टेज है, यानी एक क्वाइट स्टेबल स्टेज है। इसके अंदर चेंज एक ऐसा चेंज है जो हमें चेंज अपेयर नहीं होता। ठीक है, हमने स्टार्टिंग वाले लेक्चर के अंदर एक वाटर बकेट वाला एग्जांपल दिया था। जैसे ये हमने एक वाटर का वेसल लिया जिसके अंदर वाटर यूज़ करेंगे, 2 हम इसके अंदर क्या करेंगे, टैप लगा देंगे, एक इनलेट देगा और एक आउटलेट देगा। ठीक है, इसके अंदर से तो हम कुछ सेम स्पीड से पानी इनलेट दे रहे हैं और इसमें सेम स्पीड से पानी आउटलेट दे रहे हैं। अब ये जो इस वाटर का लेवल है वो चेंज नहीं हुआ, वाटर का लेवल चेंज नहीं होगा, पर वाटर तो चेंज हो रहा है। नहीं, ये वाला वाटर क्या यहाँ से एग्जिट कर रहा है और नया वाटर इसके अंदर एंटर कर रहा है, वाटर चेंज हो रहा है पर वाटर का लेवल चेंज नहीं हो रहा।
तो ये इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसी टाइप से यानी हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम एक मेटास्टेबल स्टेज है, यानी क्वाइट स्टेबल स्टेज है, एक ऐसा चेंज है जो में चेंज अपीयर नहीं होता, यानी कि हर चीज़ इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करती है। अब इसी बात का यूज़ हमने यहाँ करना है। देखो के क्यू की वैल्यू अगर के बराबर है तो यानी कि हमने प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट किया इक्विलिब्रियम पर ही, क्यू के बराबर है, इसका मतलब अगर क्यू और के की वैल्यू बराबर आ जाए तो वो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में ही है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं और कोई चेंज होगा भी नहीं, क्यू के बराबर है इक्विलिब्रियम में। पर क्यू की वैल्यू के से ज़्यादा है तो इस केस में इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि क्यू की वैल्यू के से ज़्यादा तो इक्विलिब्रियम नहीं है। अब हमें इक्विलिब्रियम बनाना पड़ेगा, यानी क्यू की वैल्यू को के बराबर करना पड़ेगा, मैथमेटिकली समझना है। क्यू की वैल्यू के से ज़्यादा है, इक्विलिब्रियम नहीं है, वो तो कब होता है जब दोनों की वैल्यू बराबर हो। क्यू के से ज़्यादा है, इक्विलिब्रियम नहीं है, इस केस में हम अगर क्यू की वैल्यू को कम कर दें, क्योंकि ये ज़्यादा ना, कम कर दे तो के बराबर हो जाएगा ना, ये इसकी वैल्यू को कम करने से ये के बराबर हो सकता है। तो क्यू की वैल्यू कम कैसे होगी, क्यू है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, ये किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं ना, ये फॉरवर्ड रिएक्शन और ये बैकवर्ड रिएक्शन है, ये इस टाइप से रिएक्शन है, ठीक है। क्यू की वैल्यू को अब हमने कम करना है, कम कैसे करें, मैथमेटिकली देखो तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाए, रिएक्टेंट ज़्यादा हो, ये कम हो जाए ये ज़्यादा हो जाए तो क्यू की वैल्यू कम हो जाए ना, प्रोडक्ट कम रिएक्टेंट ज़्यादा, प्रोडक्ट कम रिएक्टेंट ज़्यादा। देखो अगर या तो हम फॉरवर्ड जा सकते हैं या बैकवर्ड जा सकते हैं, फॉरवर्ड जाएंगे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएंगे, प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएंगे, बैकवर्ड में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ रहा है, यानी प्रोडक्ट कम हो रहे हैं और रिएक्टेंट ज़्यादा हो रहे हैं, और हमने प्रोडक्ट को ही कम करना है, रिएक्टेंट को ही ज़्यादा करना, वो कब होगा, बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर। बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जाएगा तो ये कम होते जाएंगे ये ज़्यादा होते जाएंगे, यानी इस केस में बैकवर्ड रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर क्यू की वैल्यू के से ज़्यादा है तो हमें क्यू की वैल्यू को कम करना पड़ेगा, के बराबर करने के लिए, कम करने के लिए प्रोडक्ट कम रिएक्टेंट ज़्यादा, प्रोडक्ट कम रिएक्टेंट ज़्यादा कब होंगे, जब रिएक्शन बैकवर्ड आए, यानी इस केस में बैकवर्ड रिएक्शन फेवर, इस केस में बैकवर्ड रिएक्शन फेवर करेगी, यानी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर ज़्यादा होगी। इस पे आते हैं, क्यू इज़ लेस देन के, क्यू की वैल्यू के से कम है तो इक्विलिब्रियम नहीं है। तो अब क्यू की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज कर दें, क्यू की वैल्यू को इंक्रीज कर दें तो के बराबर हो जाएगी। अब क्यू की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा, इंक्रीज कैसे करें, क्यू की वैल्यू इंक्रीज कैसे होगी, प्रोडक्ट ज़्यादा रिएक्टेंट कम, ये ज़्यादा हो ये कम हो, प्रोडक्ट ज़्यादा रिएक्टेंट कम, प्रोडक्ट ज़्यादा रिएक्टेंट कम, यानी रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में जाएंगे फॉरवर्ड रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, रिएक्टेंट कम हो जाएंगे प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएंगे, रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट ज़्यादा, कौन सी रिएक्शन में, फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड जाएंगे तो रिएक्टेंट किस में जा रहे हैं, प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट कम हो रहे हैं प्रोडक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस केस में कौन सी रिएक्शन फेवर करेगी, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर। तीन बातें हैं, क्यू की वैल्यू के बराबर हो सकती है, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, बराबर है तो इक्विलिब्रियम है, ज़्यादा है तो बैकवर्ड रिएक्शन, कम है तो फॉरवर्ड रिएक्शन। एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं सारे पॉइंट को कि हमें एग्जांपल किस टाइप से आ सकता है। बस ये ध्यान रखनी है, क्यू की वैल्यू ज़्यादा है तो कौन सी डायरेक्शन में, क्यू की वैल्यू कम है तो कौन सी डायरेक्शन में, ये नोट कर लिया था, ठीक है। हमने कहा फॉर एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ये एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ है H2O लिक्विड इक्विलिब्रियम H2O गैस, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए Q की वैल्यू दी गई है हमें 80 atm, Q की वैल्यू में कितनी दी गई है 80 atm, ठीक है। फिर इसने कहा if concentration of H2O gas is 60 atm, ठीक है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की डायरेक्शन फाइंड आउट करो। इस केस में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, अभी हमने प्रूव किया था कि क्यू की वैल्यू के से ज़्यादा हो तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्यू की वैल्यू के से कम हो तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्यू की वैल्यू के बराबर हो तो वो इक्विलिब्रियम, ये भी हमने प्रूव किया था, ठीक है। अब इसका हम आंसर करते हैं। सबसे पहले क्यू हमें कितना दिया हुआ है 80 atm,
क्यू हमें दिया हो तो डेफिनेटली फिर हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, के सी। क्यू दिया तो के सी फाइंड आउट करो, के सी दिया तो क्यू फाइंड आउट करो। फाइंड कैसे होगा, सेम वही प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब के सी, इस रिएक्शन का के सी कैसे लिखा जाएगा, इस रिएक्शन का के सी लिखा जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H2O गैस डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ H2O लिक्विड प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, ठीक है। दोनों का कोफिशिएंट कितना है, 1 1 है, तो इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1। बट कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड टेकन एज यूनिटी, तो ये तो 1 बन जाएगा, तो सिर्फ ये कितना रह जाएगा, H2O गैस की पावर 1 ये रह जाएगा, ठीक है। यहाँ हमें H2O गैस की कंसंट्रेशन कितनी दे दी, 60 atm दे दी, तो यानी ये वैल्यू हमारे पास 60 atm ही आ गई बस। यानी इसके केसी की वैल्यू कितनी आ गई, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी आ गई, 60 atm आ गई। अब ये वैल्यू फाइंड आउट होगी, क्यू कितना है हमारे पास 80 atm, और इसका के हमने कितना निकाला है 60 atm। इस केस में क्यू इज ग्रेटर देन के है ना, क्यू अगर ग्रेटर देन के हो तो इसका मतलब ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर टेक प्लेस करेगी, यानी इसके अंदर ये बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा फेवर हो रही है। बात क्लियर हुई, सिंपल सी बात है। आपने 3 चीज़ें ये ध्यान रखनी है, क्यू कैसे लार्ज है तो बैकवर्ड, स्मॉल है तो फॉरवर्ड, इक्वल है तो इक्विलिब्रियम। अब आपको के दिया है तो क्यू निकालो, क्यू दिया है तो के निकालो। निकालोगे कैसे, वही प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट पावर इक्वल टू कोफिशिएंट। इस टाइप से आप कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट के और रिएक्शन कोएफिशिएंट के, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर रिलेशन डिराइव कर सकते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन के अंदर टेक प्लेस करेगी, ठीक है। तो अगले लेक्चर के अंदर हम इसी टाइप से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके न्यूमेरिकल ऐसे डायरेक्ट नहीं होंगे कि हमने रिएक्टेंट को कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर ली और रिएक्टेंट नीचे ली और उनके पावर कोएफिशिएंट बनाए, तो ऐसा नहीं होगा। उसके अंदर कुछ एक छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर यूज़ होंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारा इनके न्यूमेरिकल्स के बेस पर लेक्चर है कि कैसे हम के पी और के सी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और उस लेक्चर को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए गुड लक।